नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ के डीप डाइव में जाएंगे जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। 26 मई को कीव से जो खबरें आईं, वो कोई आम खबरें नहीं थी। एक तरह से इसने इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का रुख ही बदल कर रख दिया है। तो चलिए इस नए घटनाक्रम और इसके पीछे की गहरी स्ट्रैटेजी को बिल्कुल क्लियर तरीके से समझते हैं। लेट्स डाइव इन। सबसे पहले इस नंबर पर गौर करते हैं। 690। 690 ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये 24 मई की रात को रूस के हमले का एग्जैक्ट स्केल दर्शाता है। सोचिए, एक ही रात में 90 मिसाइल्स और 600 ड्रोन्स का अटैक। पिछले एक साल में इतना बड़ा और भयानक हमला शायद ही देखा गया हो। इस आंकड़े से ही समझ आता है कि ये अटैक कितना मैसिव और अनप्रेसिडेंटेड था। लेकिन इन बड़े बड़े नंबर्स के पीछे हमेशा आम इंसान होते हैं जिनकी जिंदगी पल भर में बदल जाती है। 74 साल के येविन का ये स्टेटमेंट सुनते हैं। उन्होंने बताया कि एक बहुत ही टेरिफाइंग धमाका हुआ, लेकिन जो सबसे दिल दहला देने वाली बात उन्होंने कही वो ये थी, मैं डरा नहीं था। हम कीव के निवासी अब इन सब के आदी हो चुके हैं। हमारी भावनाएं अब थोड़ी सुन्न हो गई हैं। ये ग्राउंड रियलिटी है, एक ऐसी सच्चाई जो इन आंकड़ों से कहीं ज्यादा दर्दनाक है। अब गौर करने वाली बात ये है कि इस बार टारगेट्स का पैटर्न बिल्कुल अलग था। यूजुअली जो पैटर्न होता था, इस बार उसको पूरी तरह बाईपास किया गया। नेशनल आर्ट म्यूजियम, कीव ओपेरा थिएटर और यहाँ तक कि फॉरेन मिनिस्ट्री की बिल्डिंग, जिस पर वर्ल्ड वॉर II के बाद पहली बार हमला हुआ, इस बार सीधे हिस्टोरिक और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स को निशाना बनाया गया, जिससे आम लोगों के घरों और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा। ओरेशनिक, इस नए और बेहद खतरनाक वेरिएबल ने इस पूरी इक्वेशन को बदल दिया है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। ये नया हथियार दरअसल है क्या? इसका नाम है ओरेशनिक। रूसी भाषा में इसका मतलब होता है हेजल श्रब, यानी एक छोटा सा मासूम पौधा। पर इसके हार्मलेस से नाम पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये एक एक्सपेरिमेंटल इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे शॉर्ट में IRBM भी कहते हैं। इसका ये नम्र सा नाम इसकी भयानक हाइपरसोनिक क्षमताओं के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो आखिर ये मिसाइल इतनी खतरनाक क्यों है? एक नज़र इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पर डालते हैं। इसकी स्पीड मार्क 10 से भी ज़्यादा है, यानी करीब 7,610 माइल्स पर आवर। और अगर पेलोड की बात करें तो ये एक ही बार में मल्टीपल वॉरहेड्स कैरी कर सकती है, न्यूक्लियर या कन्वेंशनल, दोनों। इसे RS-26 रूबेज मिसाइल से डिराइव किया गया है। ये सारे फैक्ट्स बताते हैं कि टेक्निकली ये वेपन कितना एडवांस्ड है। लेकिन इस मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत इसके एक टर्म में छुपी है, MIRV, यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल। आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक ही मिसाइल के अंदर कई सारे वॉरहेड्स होते हैं। जैसे ही ये मिसाइल अपने आखिरी चरण में पहुंचती है, ये वॉरहेड्स अलग अलग दिशाओं में अटैक कर सकते हैं। यही सबसे बड़ी वजह है कि यूक्रेन के करंट एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए इसे हवा में इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इस हथियार के डिप्लॉयमेंट का ग्राफ अगर हम देखें तो टाइमलाइन काफ़ी शॉकिंग है। नवंबर 2024 में पहली बार इसका द्नीप्रो में कॉम्बैट यूज़ हुआ। फिर अचानक जनवरी 2026 में लिवीव एविएशन प्लांट पर एक प्रिसिजन स्ट्राइक देखी गई। और अब मई 2026 में कीव रीजन पर एक मैसिव अटैक। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि इस एक्सपेरिमेंटल हथियार का इस्तेमाल किस तेज़ी से और कितने बड़े पैमाने पर बढ़ा है। अब आते हैं इसके पीछे की स्ट्रैटेजी पर। आखिर इस हाइपरसोनिक वेपन को यूज करने का रियल मोटिव क्या है? इस मोटिव को समझने के लिए रूस की लीडरशिप का नजरिया देखना जरूरी है। व्लादिमीर पुतिन ने एक्सप्लिसिटली कहा है कि ये मिसाइल एक उल्कापिंड की तरह ट्रेवल करती है और किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से अभेद्य है। ये पर्सपेक्टिव क्लियरली दिखाता है कि वेपन का प्राइमरी टारगेट सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि विरोधियों पर एक भारी मनोवैज्ञानिक दबाव या साइकोलॉजिकल इंटिमिडेशन क्रिएट करना है। और इसी पॉइंट पर मिलिट्री एक्सपर्ट्स का एनालिसिस बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। उनका मानना है कि ओरेशनिक एक बेहद महंगी और एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी है। इसे सिर्फ कन्वेंशनल तबाही के लिए इस्तेमाल करना फाइनेंशियली और टैक्टिकली एक बहुत ही एसिमेट्रिक तरीका है। असल में एक्सपर्ट्स इसे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर और यहाँ तक कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल के टूल की तरह ज़्यादा देखते हैं। लेकिन जियोपॉलिटिक्स के इस चेस बोर्ड पर एक दूसरा साइड भी है। चलिए यूक्रेन की कोऑर्डिनेटेड रिटेलिएटरी स्ट्रैटेजी पर नज़र डालते हैं।
यहाँ इस नंबर 600 पर गौर करना दिलचस्प होगा। एक अजीब सी सिमेट्री है यहाँ। जैसे रूस ने 600 ड्रोन्स लॉन्च किए थे, ठीक उसी तरह यूक्रेन ने भी हाल ही में लगभग 600 ड्रोन्स का एक बड़ा स्वॉर्म लॉन्च किया, और वो भी मॉस्को समेत 14 रूसी क्षेत्रों पर। ये काउंटर स्ट्राइक दिखाता है कि अब ये कॉन्फ्लिक्ट पैमाने के मामले में कितना आगे निकल चुका है। और यूक्रेन के इन काउंटर स्ट्राइक्स के टारगेट्स बिल्कुल स्पेसिफिक थे, जैसे मॉस्को की ऑयल रिफाइनरी, एंगस्ट्रम सेमीकंडक्टर प्लांट जो मिलिट्री को माइक्रोचिप्स देता है, वोलोडार्स्किया पंपिंग स्टेशन और कई रीजनल एयर डिफेंस एम्प्लेसमेंट्स। ये पॉइंट्स साफ करते हैं कि ये हमले रैंडम नहीं थे। इन्होंने सीधे तौर पर रूस के मिलिट्री और इकोनॉमिक हब्स को बहुत प्रिसिजन के साथ टारगेट किया। इन स्ट्राइक्स को सिर्फ इमोशनल रिवेंज की तरह देखना गलत होगा। एनालिस्ट इसे स्ट्रेटेजिक डिग्रेडेशन कहते हैं, मतलब एक सोची समझी सिस्टम जिसका मकसद रूस के लॉजिस्टिक्स, वॉर मशीन और रेवेन्यू को धीरे धीरे कमजोर करना है, और साथ ही मॉस्को के एयर डिफेंसेस को डिलिबरेटली टेस्ट करना और प्रोब करना भी इस स्ट्रैटेजी का एक बड़ा हिस्सा है। ये दोनों अलग अलग स्ट्रैटेजीज अब एक ऐसे पॉइंट पर आ चुकी हैं जिसे एक डेंजरस एस्केलेशन स्पाइरल कहा जा सकता है। यहाँ इन दोनों देशों की अप्रोच का अंतर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। एसिमेट्री बिल्कुल सामने है। एक तरफ रूस है जो साइकोलॉजिकल इंटिमिडेशन के लिए बेहद महंगी हाइपरसोनिक और न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है, और दूसरी तरफ यूक्रेन है जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के लिए सस्ते, मास प्रोड्यूस्ड और ईजिली स्केलेबल ड्रोन स्वॉर्म्स का सहारा ले रहा है। ये एक ही लॉन्ग रेंज वॉर को लड़ने के दो बिल्कुल विपरीत तरीके हैं। तो अब आखिर में एक बहुत ही गंभीर सवाल उठता है। जब दोनों पक्ष एक दूसरे की कैपिटल सिटी के डिफेंसेस को पेनिट्रेट करने और ओवरवेल्म करने की पूरी क्षमता रखते हैं, तो इस कॉन्फ्लिक्ट का फ्यूचर क्या होगा? ये टिट फॉर टैट एस्केलेशन, यानी जैसे को तैसा वाली ये जंग आने वाले समय में दुनिया को किस मोड़ पर ले जाएगी? ये सच में एक बेहद डिस्टर्बिंग और सोचने वाली बात है।